किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परमपिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। और जैसा कि आपको विदित है, आज दिनांक 21 अगस्त 2023 है और आज भी हम हर बार की तरह किसी न किसी विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। उसी पर हम आपसे बातचीत करेंगे। और दूसरा, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि जिन किसान साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन घंटे को नहीं दबा के ऑल पर क्लिक नहीं किया है, तो वो प्लीज़ कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन उनको मिल सके, आने वाले हर लाइव प्रोग्राम के बारे में उनको जानकारी हो सके। और अगला जो है, जो साथी हमारे नए आते हैं यूट्यूब के ऊपर, नए साथी जो आते हैं, उनसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को आप दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, आपके मार्गदर्शन में वो काम आता हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो उसको आप अवश्य सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर अवश्य क्लिक करें। साथियों आज हम मुख्य रूप से बातचीत करने जा रहे हैं ऑल इन वन के बारे में। ऑल इन वन मतलब बार बार हमसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं, बार बार इसके बारे में चर्चाएं होती हैं कि क्या हम सभी क्रॉप्स के ऊपर इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं। जैसे होम गार्डनिंग की हम बात करें, होम गार्डनिंग के ऊपर भी आप इस अनहेंसर, वेस्ट डिकम्पोजर इत्यादि का आप सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। हम किसान फार्मिंग की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम किसी भी एग्रीकल्चर लैंड की बात कर लें, चाहे वो वेजिटेबल में आता हो, चाहे वो बागवानी में आता हो, चाहे वो कंपोस्टिंग खाद बनाने का कार्य होता हो, चाहे वो फसल के अवशेष को डीकम्पोज करने का कार्य होता हो, चाहे वो किसी अन्य वेस्ट को डीकम्पोज करने का काम होता हो, उन सभी में आप वेस्ट डीकम्पोजर, तरल वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं। और उनका उपयोग किस तरीके से करना है, कैसे करना है, उस विषय पर कुछ वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के बीच में बने हुए हैं। फिर भी हम बार बार प्रयास करते हैं कि आपको हर बार नई जानकारी हम देने की कोशिश करें, हर बार नए तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें ताकि आप कंफ्यूज कहीं ना हो। अब कुछ साथियों ने जैसे हमें सवाल किए कि सर हमें मुख्य रूप से किन उत्पादों की आवश्यकता पड़ेगी, किन उत्पादों को हमें बनाना अति आवश्यक है, उन विषय पर काफ़ी साथियों ने हमसे सवाल किए। तो मैंने सभी से यही रिक्वेस्ट किया कि हो सकता है ये समस्या आपकी भी हो, तो आपके सामने ये आता है कि मैं कौन सा घोल बनाऊं, कैसे बनाऊं, कौन सा घोल सबसे अच्छा रहेगा, किसका मैं उपयोग करूं। तो साथियों ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो हमारे ज़मीन के ऊपर डिपेंड करती हैं, हमारी मिट्टी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, हम जिसमें फार्मिंग कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं, हम कैसी क्रॉप्स हम उसके अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, पिछली क्रॉप्स में हमें क्या नुकसान हुआ, क्या कौन से रोग का प्रकोप हुआ पिछले साल, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। वो सारे डेटा अगर आपके पास हैं और उसके बाद अगर आप फार्मिंग की लिए तैयार होते हैं, जैविक फार्मिंग के लिए, तो आपको शुरुआती समय में ही बेनिफिट इतना शानदार मिलेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मानता हूँ कि मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक पेस्टिसाइड, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हुआ है और इतना हुआ है जिसके बारे में कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। और उसकी वजह से आपको ये भी लग रहा होगा कि ज़्यादा मात्रा में उपयोग होने की वजह से जो हमारे ज़मीन का पीएच मान है वो लगातार बढ़ा, ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन है वो लगातार घटा, और उसके साथ साथ ये दोनों चीज़ें होने की वजह से जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी डेफिशिएंसी हमें नज़र आई। पोषक तत्व जैसे मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन की बात करें, फास्फोरस की बात करें, पोटास की बात करें, कैल्शियम की बात करें, जिसके ऊपर मेरे भी ऑलरेडी वीडियो पार्ट बाई पार्ट वीडियो बन रहे हैं जिनको आप देख भी रहे हैं। तो ये दिक्कतें हमारे सामने आई, तो उन समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, उन समस्याओं से कैसे हम छुटकारा दिलाएं, उन दिक्कतों से कैसे हम दूर हों ताकि हमारी ज़मीन का पीएच मान भी ठीक हो, ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी ठीक हो। और इन चीज़ों को अगर हम कर लेते हैं, ये चीज़ें अगर हम समय पर निपटा लेते हैं, इन चीज़ों पर अगर हमारा ध्यान हो जाता है, तो हमें जैविक खेती में शायद नुकसान ना हो। क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपको एक बोरियत वाला लगे, लेकिन एक जैविक खेती से संबंधित ये वीडियो मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सभी की दिक्कतें अमूमन आप हमारे सामने पुटअप करते हैं। पुटअप करने का मेन उद्देश्य ये भी होता है आपका कि हमें तुरंत उसके बारे में जानकारी मिले
तुरंत उसके बारे में हमें पता चले कि हम इसको कैसे उपयोग करें, कैसे उपयोग ना करें, उसमें किन किन उत्पादों का हम उपयोग करें, कैसे उपयोग करें, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसको घुमा फिरा के बताने का प्रयास किया। तो उस वजह से दिक्कत हमारे सामने क्या आई कि हम कन्फ्यूज हो गए उस लाइन में। उस लाइन के बारे में हमें पता नहीं चला कि हम कौन सी लाइन चुने ताकि हमें इस तरह की समस्याएं ना आए। तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती हमारे सामने हुई, वो ये हुई कि हमने शुरुआत में किसी को देखा, बीच में फिर हमने किसी को देख लिया, तीसरी बार हमने किसी को देख लिया। तो उस वजह से क्या हुआ कि उसकी बताने का तरीका, उसको बनाने का तरीका फर्स्ट इंसान का अलग था, सेकंड का अलग था, थर्ड का अलग था। तो वहाँ पर किसान जो है वो भ्रमित हुआ, लेकिन वो भ्रमित होना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि कोई भी किसी भी क्षेत्र की अगर आप शुरुआत करते हो, किसी भी लाइन में अगर आप बढ़ने का प्रयास करते हो, तो उसकी जड़ तक जाने की कोशिश साथियों आपको करना है। और जड़ कहाँ से शुरू होगी? जड़ हमारी ज़मीन से शुरू होगी। ज़मीन को हम किस तरह से तैयार करें, ज़मीन को हम किस तरह से ठीक करें। हमारे पानी के अंदर लवणीय मात्रा ज़्यादा है, हमारी ज़मीन क्षारीय अधिक है, हमारी ज़मीन के अंदर नमकीन की मात्रा ज़्यादा है, या हमारी ज़मीन में सोडे की मात्रा ज़्यादा है, हमारे पानी में अल्कलाइन है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मिट्टी जांच रिपोर्ट के ऊपर। अगर उसको आप समय पर करवाते हैं, उसको समय पर अगर आप साल में 2 बार या साल में 1 बार भी अगर आप उसको करवा लेते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बनने वाला है। यानी रॉयल मॉडल को चुनना होगा, उस पद्धति को छोड़ना होगा जिस पद्धति से आप फार्मिंग पहले करते थे या आप करते आ रहे हैं, वो चीज़ें आपको छोड़नी होंगी। दूसरे को देख के, दूसरे ने 10 कट्टे यूरिया के लिए तो आपने 15 लिए, दूसरे ने 5 बोरे डीएपी के लिए तो आपने 7 बोरे डीएपी के लिए, वो चीज़ें आप छोड़िए। और दूसरे ने मान लीजिए किसी भी कीटनाशक का उपयोग किया, आपने भी वही कीटनाशक खेत में डाला। इन चीज़ों से परहेज बनाने का प्रयास अगर आप करेंगे, ऑर्गेनिक खेती में अगर कामयाब होना चाहते हैं, तो अगर आप इसी तरह चलते रहे, जो आज आपके सामने हालात पैदा हो रही हैं कि आपकी लागत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लागत जो है वो आपका कम होने का नाम नहीं ले रही है, उत्पादन जो है वो आपका डाउन होता जा रहा है। जैसे मैंने पहले आप गेहूं की एक फॉर एग्जांपल बात कर लें, गेहूं 20 से 25 कुंटल आप प्रति एकड़ लेते थे, आज हालात ऐसी पैदा हो गई 15-16 पर आ गया, लेकिन लागत हमारी वही रही, लागत उससे बढ़ी है। पिछली साल अगर हमने 4 बोरे यूरिया के डाले हैं, तो अगली साल हमें 5 डालना पड़ेगा। हमारी मजबूरी हो जाएगी, वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि हमने 4 बोरे यूरिया डाल के निफराम हो गई, 4 बोरे यूरिया डाल के हम संतुष्ट हो गए कि अब तो हमारी क्रॉप्स अच्छी बन जाएगी। लेकिन हमने उस समय उस चीज़ को महसूस नहीं किया कि आज ये 4 बोरे यूरिया के डाल रहे हैं तो हमारी मिट्टी पर इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, मिट्टी पर इसका नुकसान क्या होगा। मिट्टी पर सीधी सी बात है, इसका नुकसान होगा, ज़मीन का पीएच मान बढ़ेगा, ऑर्गेनिक कार्बन घटेगा। जैसे जैसे ऑर्गेनिक कार्बन घटता चला जाएगा, फर्टिलाइजर की आवश्यकता आपको बहुत अधिक बढ़ती चली जाएगी। तो उससे नुकसान की, फायदे की बजाय आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। आज हमारे काफ़ी किसान साथियों की ज़मीन जो ऐसी हालात हो चुकी हैं, जिनका अगर आप ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन, ज़मीन का पीएच मान इत्यादि अगर आप चेक करवाने लग भी जाएं, तो कुछ लोगों की इतनी बुरी कंडीशन है कि ज़मीन का पीएच ऑर्गेनिक कार्बन 0.10, 0.5, 0.20, यानी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। अगर साथियों ये हालात रही तो इस पर थोड़ा सा आप गौर करने का प्रयास करें। जितना हो सके आप खरपतवार नाशक दवा से बचने की कोशिश कीजिए। अगर लंबे समय तक आप फार्मिंग करना चाहते हैं, लंबे समय तक फार्मिंग करने की सोच अगर आप रहे हैं, तो इन चीज़ों पर कंट्रोल आप अवश्य करें। और आप उतना ही, चाहे आप रासायनिक करते हो, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप मिट्टी की जांच, पानी की जांच अवश्य कराइए। उनको मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं उनको इसलिए कह रहा हूं कि आप जो लगातार कंटिन्यू अत्यधिक मात्रा में जो पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, उस वजह से कंडीशन आपके विपरीत होती जा रही है। विपरीत मतलब आपको ज़रूरत है 20 केजी यूरिया की, 20 केजी नाइट्रोजन की, और आप वहाँ पर डालने का काम कर रहे हैं 80, 90, 100 केजी के आसपास डाल रहे हैं, तो उसका भी साइड इफेक्ट आपको झेलना पड़ सकता है आने वाले समय में। क्योंकि मान लीजिए आपको 2 रोटी की भूख है, अगर आपको 4 रोटी कोई परोस दे तो आप खा पाएंगे, अगर खा भी लेंगे तो आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब होगा। तो उसी वजह से आज हालात इतनी पैदा हो गई, पौधे को जितनी आवश्यकता है 10 केजी की या 20 केजी की आवश्यकता है,
पौधा उतनी ग्रहण कर लेगा, बाकी को छोड़ देगा। बाकी छोड़ने के बाद कहाँ जाएगी वो हमारी मिट्टी में रहनी है। मिट्टी में नीचे जाके एक रॉक फास्फेट की परत बन जाएगी और वो परत इतनी भयंकर होगी, इतनी खतरनाक हमारे लिए होगी, ना तो बरसात का पानी गिरेगा, ना उसको सोखने देगी। अगर हमारे सिंचाई करने के दौरान पानी ज़्यादा भर गया तो उसको सोखने की अक्षमता को ख़त्म कर देगी। और नीचे जो हमारे मित्र कीट केंचुए हैं उनको आने में रुकावट को पैदा करेगी, क्योंकि उसमें इतनी मात्रा में जहर, इतनी मात्रा में पेस्टिसाइड्स, इतनी मात्रा में रासायनिक उर्वरक इकट्ठे हो गए एक जगह पर, एक परत को बनाने का काम किया। वो जो परत है वो बहुत ज़्यादा विषैली है, वो हमारी मिट्टी के लिए, हमारे मित्र कीट के लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक है। आज आप देख रहे हैं क्रॉप्स की हालत कितनी बुरी हो रही है। आज किसान कितनी तरह की समस्याओं का सामना साथियों कर रहा है। तो इस बात को थोड़ा सा आप अवश्य समझें और जितना जल्दी हो सके उतना जैविक की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि साथियों मैं काफ़ी बार पहले भी आपको बता चुका हूँ और आज भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आने वाला जो भविष्य है वो जैविक खेती का है। जैविक खेती के ऊपर अगर आपने पकड़ अभी से नहीं की, लंबा समय अगर आपने निकाल दिया तो वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो प्लीज़ आज मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, कि वो कहते हैं ना, मेरी माटी मेरा देश। अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो आपका देश सुदृढ़ होगा। आपकी मिट्टी अगर सुंदर होगी तो आने वाला भविष्य आपकी अगली आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत शानदार होगा। और मिट्टी को अगर हम सही कर लेंगे तो कुछ समय हम फार्मिंग कर पाएंगे। अगर मिट्टी को हमने ठीक नहीं किया, इसी तरह अगर हम लगे रहे तो बरसात ना के बराबर होना स्टार्ट हो जाएगी। जो हालात पैदा होने स्टार्ट हो गए हैं, पानी, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ेगी, वो हम समय पर नहीं दे पाएंगे, वो समय पर हम उसका उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पानी का जल स्तर जो है वो लगातार नीचे चला जा रहा है और जितना नीचा जाएगा उतना हमें नुकसान है, उतना हमें खर्चा बढ़ता चला जाएगा। जैसे आज कर्नाटका की बात करें या कुछ राजस्थान एरिया की बात करें, जहाँ पर 1500-1600 फीट नीचे जो ऑलरेडी जो हमारा पानी का स्तर जा चुका है। अगर ये और लंबा चलता चला गया तो आगे क्या हालात पैदा होंगे खेती के प्रति। यानी केवल हम बरसात आधारित रह जाएंगे और बरसात भी तब होगी जब हमारे खेतों में पेड़ होंगे, या क्योंकि हम पेड़ों की भी लगातार कटाई कंटिन्यू करते जा रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी हमारी फसलों पर पड़ेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ, आपकी पुश्तैनी जो भी ज़मीन है, आप किसी को बटाई पर दे रहे हैं, किसी को आप ठेके पे दे रहे हैं, तो आप अपनी ज़मीन को प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उतना संभाल लें। अन्यथा वो ज़मीन आपकी बंजर बन जाएगी, उसका ना कोई भाव रहेगा, ना उसकी कोई मार्केट रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ बर्बाद कर लोगे आप। आने वाले समय में शायद ऐसा ना हो कि खाने के लिए, अनाज के लिए भी हमें तरसना पड़े। क्योंकि आज जो गेहूँ हम 2000 रुपये कुंटल दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यही गेहूँ हमें खरीदने के लिए 10,000 रुपये कुंटल के देने पड़ जाएं। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। सबसे पहले अपने ज़मीन के ऑर्गेनिक कार्बन को आप बचाने का प्रयास करें, फसल चक्र को आप अपनाइए, खेत में हरी खाद आप लगाइए, रासायनिक पेस्टिसाइड से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पीछा छुड़ाइए और रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को धीरे धीरे आप कम करना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में आपका जो समय होगा वो बहुत शानदार होगा, सुहाना होगा, एक ये कहें कि सोने जैसा होगा। तो हमारी धरती माँ सोना उगलती थी, तो उसको उसी के अनुसार अगर आप लाने का प्रयास करेंगे तो एक तो खर्चा कम होगा और दूसरा जो है फसलों में होने वाले नुकसान और फसलों में आने वाले कीटनाशक जो अनाजों के माध्यम से हमारे पेट में जा रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं, जिसको हम दे रहे हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो ये स्थिति, ये परेशानियां हमारे सामने आ चुकी हैं। तो इनसे जितना जल्दी हो सके आप पीछा छुड़ाइए प्लीज़ और अपनी धरती माता को बचाइए और अपने स्वास्थ्य को बचाइए, अपने देश को बचाइए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।